हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम 3 मई के करंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो है मैं आपके सामने कुछ वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे पूछे थे, जो कि 2 मई को क्वेश्चन पूछे थे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि जापान के जो 4 द्वीप हैं वो कौन-कौन से हैं। तो जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है होन्शु, और यहीं पर टोक्यो राजधानी स्थित है। होक्काइडो, शिकोकू और क्यूशू, ये 4 द्वीप जो हैं वो जापान के द्वीप समूह हैं। तो ये आपको एक हमेशा याद रखना, इस पर कई बार प्रश्न पूछा गया है ना। सेकंड क्वेश्चन, एक मैंने क्वेश्चन पूछा था, जो शिखा शर्मा है वो एक्सिस बैंक की भूतपूर्व हेड रही थी। 2019 में वो रिटायर्ड हो गई थी, और उसके बाद में वर्तमान में जो एक्सिस बैंक है ना, जो कि एक प्राइवेट बैंक है, उसके जो हेड चल रहे हैं वो कौन चल रहे हैं? अमिताभ चौधरी। तो याद रखना, एक्सिस बैंक के हेड जो है वो अमिताभ चौधरी चल रहे हैं। मैंने आपसे एक यूरोपियन देश सर्बिया की राजधानी पूछा था। उसके पीछे कारण ये था कि जो है सर्बिया में है ना इंटरनेशनल मुक्केबाजी आयोजित होने वाली, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो इसकी राजधानी क्या है? बेलग्रेड। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है सर्बिया की करेंसी या मुद्रा क्या है। इसके बाद में एक और प्रश्न जो था वो था, मैंने ये पूछा था कि एंटोनियन गुतेरेस जो कि यूनाइटेड नेशंस के जो है हेड है, तो वो कौन से देश से संबंध रखते हैं? तो वो पुर्तगाल से संबंध रखते हैं ना, पुर्तगाल, है ना। तो ये बात आपको एक याद रखना है। कमेंट बॉक्स में बताइए पुर्तगाल की राजधानी क्या है और सर्बिया की मुद्रा क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत में जो कुल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं वो 38 हैं, 38 हैं कुल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और जयपुर को भी इसमें हाल ही में शामिल किया था, और इससे पहले अहमदाबाद शहर को भी है ना वर्ल्ड हेरिटेज के सिटी के रूप में इनको शामिल किया गया था। दुनिया की सबसे ज़्यादा जो हेरिटेज साइट्स है लगभग 63, वो चाइना में है, और उसके बाद में इटली है, और उसके तीसरे नंबर पे स्पेन है। तो आपको यहाँ से एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि शुरुआत में जो कोविड-19 की शुरुआत हुई थी वो चीन से सबसे ज़्यादा इटली और स्पेन में ही क्यों फैला था? क्योंकि जब जनवरी के जो 24-25 तारीख से क्या होता है कि चाइना के अंदर एक छुट्टियों का समय होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग विजिट करते हैं दुनिया के अलग अलग देशों में। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूनेस्को हेरिटेज साइट है ना, वहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा विजिट करते हैं। इसीलिए इटली और स्पेन के अंदर बहुत ज़्यादा चाइनीज़ मूवमेंट रहा, और उसके कारण वहाँ पर जो है कोविड-19 बीमारी फैल गई। तो ये बात आपको एक याद रखनी है। तो अब ये देखिए, हेड कौन है? एंड्रयू ओजले। एंड्रयू ओजले जो है ना वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को जो है यूनेस्को के हेड है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। चलो मैं ही बता देता हूँ इसका आंसर, लेकिन ये आपको सबको आना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। तो ये सब आपको क्वेश्चन पता होने चाहिए। आज का प्रश्न मैं आपको यहीं दे देता हूं। आपको मुझे ये आज का जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि मनरेगा जो है, जो कि एक जो है सोशल सेक्टर स्कीम है, कल्याणकारी योजना है मनरेगा, है ना। महात्मा गांधी के नाम से बाद में नरेगा को मनरेगा बना दिया था। तो सर्वाधिक रोजगार देने वाला मनरेगा के तहत कौन सा राज्य है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मनरेगा में सबसे ज़्यादा जो है रोजगार कौन देता है? तो आज का हम लोग करंट अफेयर की शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला देखिए, आज के एक और मैं विशेष बात बता दूं कि आज तो हम लोग जो है मई में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उन पर भी बात करेंगे एक्स्ट्रा में, और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स, है ना। जीआई टैग्स पिछले दिनों में किसको दिए गए, तो इन सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे बहुत गहनता से। तो ये आज का उद्देश्य साथ में और चलेगा। तो इस तरह से क्या है, मैं आपको 2-3-4 टॉपिक्स जो हैं वो करंट अफेयर वाले टॉपिक में, मिसलेनियस वाले को कवर करता रहूँगा इन एवरी क्लास, है ना। हर डे की क्लास में ये कवर होता रहेगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है 3 मई के सेक्शन में, वो है एमएसएमई, है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइजेज है ना, इसमें बहुत बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध है ना। बहुत जो छोटे तबके के लोग हैं वो सब भी इस तरह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लगे रहते हैं। तो इसके जो सेक्रेटरी है, देखो एक बात याद रखना, जितने भी मंत्रालय है भारत के, जैसे जहाजरानी मंत्रालय है, जैसे जो है रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय, इन सभी के
एक मंत्री होता है और उस मंत्री जो है उसके नीचे जो सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी काम करते हैं वो सचिव या सेक्रेटरी कहलाते हैं। तो हाल ही में एमएसएमई के जो सचिव हैं वो किससे बनाया गया है? अरविंद कुमार शर्मा। इसका मतलब मंत्रालय का सारा एग्जीक्यूशन वाला काम जो है ना, वो कौन करेगा? अरविंद कुमार शर्मा करेंगे। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज ये हमारा एक मंत्रालय है, इसकी स्थापना 2007 में हुई। नई दिल्ली में ऑब्वियसली सारे मंत्रालय वहीं हैं। और नितिन गडकरी जी जो हैं एमएसएमई के जो हैं मंत्री हैं, है ना। नितिन गडकरी जी जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के भी मिनिस्टर है, याद रखना। तो 2 के ये मिनिस्टर चल रहे हैं। पिछले दिनों में ये जहाजरानी मंत्रालय भी इनके पास था, है ना, जहाजरानी, है ना, शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। लेकिन वर्तमान में जहाजरानी मंत्रालय मनसुख एल मंडाविया के पास है। ये बात आपको एक याद रखनी है। तो इस तरह से आप, है ना, कुछ सेक्शन डेली पढ़ते रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी और आपको हमेशा परमानेंट याद रहेगा। अब देखिए अगला सेक्शन पे चलते हैं। कोरोना वायरस का खात्मा करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन, कीटाणु का बिल्कुल शोधित कर देगी, मतलब उसे अलग कर देगी। तो यह जो तकनीक है ये 2 संस्थाओं ने मिलकर बनाई है। वो है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक औद्योगिक एंड अनुसंधान परिषद, और दूसरी जो है CSIO, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इन 2 संस्थाओं ने, CSIR और CSIO ने, इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु, ये एक तरह की उसी प्रकार मशीन है जिस प्रकार हम लोग फर्टिलाइजर वगैरह का छिड़काव करते हैं। तो ये एक ऑटोनोमस मशीन होगी जो कि कीटाणु के ऊपर जो है ना अपने आप बारीक स्प्रे बूंदों के रूप में जो है छिड़काव करेगी। तो ये बात आपको एक याद रखनी है। यदि आप में से जिसने भी मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं चाहता हूं कि आप अपने कुछ सिंसियर साथियों को ज़रूर, केवल 1 या 2 साथियों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी जो है ना इस तरह के वीडियोस का लाभ उठा सकें। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है ट्यूना मछली। आपने बहुत नाम सुना होगा। ट्यूना मछली जो है ना दुनिया में बहुत ज़्यादा खाई जाने वाली मछली में से भी एक है ना। तो ये एक प्रकार की मछली की प्रजाति है। तो वर्ल्ड ट्यूना डे जो मनाया जाता है, वी सेलिब्रेट इट ऑन 2 मई। 2 मई को हम लोग ट्यूना दिवस मनाते हैं और 2017 से इसकी शुरुआत की गई थी पहली बार। तो ट्यूना मछली जो है ना बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशनल रिच होती है, बड़ी मछली होती है और गुलाबी पिंकिश होती है। तो इसे जो है विश्व में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो ट्यूना मछली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो देखिए कुछ दिवस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मई माह के जो कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं उनमें सबसे पहली बात आ रही है 1 मई। इस दिन हम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। ये बात सबको पता है, इंटरनेशनल लेबर डे है ना। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। और ये मजदूरों के जो योगदान है हमारे जीवन में उनको सम्मानित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से मनाया जाता है। विश्व प्रेस फ्रीडम डे, है ना। विश्व प्रेस फ्रीडम डे क्या है? यहाँ इस दिन जो है मतलब ये जो विश्व प्रेस फ्रीडम डे जो है वो जो प्रेस है या फिर न्यूज़ मीडिया है उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए ताकि उसे अभिव्यक्ति की आसानी मिल सके। ऐसा ना हो किसी पॉलिटिकल राजनीतिक दबाव के कारण क्या है वो अपने द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स के अंदर क्या है कुछ ना कुछ मैनिपुलेट ना करें। मैनिपुलेट का मतलब चेंज ना करें। तो जो एक्चुअल जो ट्रांसपेरेंसी है, जो है ना, जो पारदर्शी पत्रकारिता है उसकी आज विश्व को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और भारत का रैंक जो है ना, चूंकि आज की तारीख में आप देखते होंगे कि भारत के सभी चैनल जो है ना बहुत ज़्यादा बिकाऊ के केस में चल रहे हैं। वो लोग पूरी तरह से खुले रूप से अपने विचार व्यक्त नहीं करते हैं और इसीलिए भारत की रैंक पिछले साल जो थी 140 थी, इस बार है ना 142 है, मतलब 2 रैंकिंग भारत गिरा है। और ये जो रिपोर्ट है वो बॉर्डर्स विदाउट रिपोर्टर्स, ये एक एनजीओ है, बॉर्डर्स विदाउट रिपोर्टर्स, यही प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकालती है और इसमें भारत का रैंक 142 है। तो ये बात एक याद रखेंगे। अस्थमा जो दिवस होता है, अस्थमा है ना, अस्थमा जो है ना, जो धूल के कारण अस्थमा हो जाता है लोगों को, है ना। तो अस्थमा दिवस जो 7 मई को मनाया जाता है। 8 मई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये विश्व रेड क्रॉस डे। रेड क्रॉस डे, रेड क्रॉस एक ऑर्गेनाइजेशन है। कहीं पर भी किसी भी जगह महामारी, आपदा, युद्ध होगा तो सबसे पहले रेड क्रॉस संस्था जो है, जो कि एक हेल्थ मैनेजमेंट और है ना फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि लोगों को कम से कम हानि हो, क्षतिपूर्ति हो, तो वहाँ पर रेड क्रॉस संस्था जो है ना एक्टिव या अलर्ट मोड पे आ जाती है और लोगों की मदद करती है। तो ये बहुत पुरानी संस्थान है। आप मुझे बताइए रेड क्रॉस डे का स्थापना वर्ष क्या है? ये कई बार प्रश्न पूछा है पेपर में। रेड क्रॉस डे का स्थापना जो वर्ष है वो क्या है, ये बताइए।
विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, जो माइग्रेटरी बर्ड है ना, माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं, तो माइग्रेटरी बर्ड्स आपको पता होगा, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। तो जैसे कि हमारे देश में जो है साइबेरियन क्रेन्स आते हैं, है ना, इस तरह से कई सारे पक्षी जो है ना माइग्रेट करते हैं, क्योंकि वो अपने टेम्परेचर को मैनेजमेंट करने के लिए ऐसा करते हैं कि है ना, ठंडे प्रदेशों से गर्म, फिर गर्म प्रदेशों से ठंडे प्रदेशों में जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। 11 मई 11th मई वी आर सेलिब्रेटिंग विश्व प्रवासी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, नर्स डे किनके, क्या कारण है कि नर्स डे जो है 12 मई को मनाया जाता है? ये बात जरूर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, 2020 को जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिडवाइफ एंड नर्स के रूप में मनाया जाएगा, है ना, 2020 को, है ना, नर्सों के वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है। और 20 मई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड बी डे। आपको पता होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि यदि 4 वर्ष के लिए मधुमक्खियां बिल्कुल समाप्त हो जाएं तो ये पूरा संपूर्ण संसार या पृथ्वी जो वो वहाँ पर जो है ना खाद्यान्न बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जो पॉलिनेशन है, परागकण है, वो मधुमक्खियों के पैरों में होते हैं, और वो जो है इस तरह से क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स करते हैं, ताकि क्या होते हैं, पेड़ पौधे जो है ना डिफरेंट एरिया में बढ़ते हैं। तो ये मधुमक्खियों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जो इको सिस्टम परितंत्र में। मैं इस तरह के जो लेक्चर है, एनवायरनमेंट के लेक्चर जरूर अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ देख सकते हैं। एनवायरनमेंट के भी लेक्चर्स जो है आपको मौजूद है मेरे इस रुद्रा एजुकेशन चैनल पे। अब देखिए, मेट्रोलॉजी, एक होता है मेट्रोलॉजी और एक होता है मीटियोरोलॉजी, है ना। एक होता है मेट्रोलॉजी, मेट्रो का मतलब मापन, तोल, भार, वेट, है ना। और एक होता है मीटियोरोलॉजी, METEOROLOGY। मीटियोरोलॉजी का मतलब होता है मीटियोरोलॉजी, तो ये होता है मौसम विज्ञान, है ना, मौसम के लिए आता है। तो विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 को। तो इसमें ये एक इंपॉर्टेंट दिवस है, याद रखना, 20 में विश्व माप विज्ञान दिवस। देखिए, कॉमनवेल्थ डे कब मनाया जाता है? आपको कॉमनवेल्थ जरूर याद रखना है। कॉमनवेल्थ वे कंट्रियां हैं जो अंग्रेजों के आधिपत्य में रही, जैसे भारत, जैसे पाकिस्तान, जैसे ऑस्ट्रेलिया, तो ये सभी कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं। विश्व थायराइड दिवस, आपको पता है ना, थायराइड महिलाओं में, फीमेल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। थायराइड से रिलेटेड जो ग्रंथि है, उससे ग्रंथि से रिलेटेड मेरा चैप्टर आपको बायोलॉजी में मिल जाएगा। तो थायराइड में मैंने बहुत सारी बातें की हैं, है ना, तो वहाँ से आप ये लेक्चर देख सकते हैं। तो 25 मई को थायराइड दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है, और 30 मई को गोवा राज्य दिवस मनाया जाता है। जैसे राजस्थान दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है ना। और 31 मई, ये सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन है, विश्व टोबैको निषेध दिवस, वर्ल्ड एंटी टोबैको डे जो है वो 31 मई को मनाया जाता है। तो ये कुछ दिवस आपको जरूर याद रखने हैं। इसमें मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, एक तो ये, एक गोवा दिवस, है ना, एक एवरेस्ट दिवस, एक थायराइड दिवस इंपॉर्टेंट, और एक कॉमनवेल्थ, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में मेट्रोलॉजी मापन वाला इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद में बी डे कभी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो जो है 20 मई को है। और इसके अलावा प्रवासी भारतीय दिवस एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस, है ना, और रेड क्रॉस डे और प्रवासी भारतीय दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, और जो है प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये एग्जाम में कई बार पूछे जा सकते हैं, इनकी संभावना ज़्यादा है। अब देखिए, अगले पॉइंट पर आते हैं। तो जो कोविड-19 जो रोग चल रहा है, जिससे पूरा विश्व भयावह हुआ है ना, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो पोस्ट पैंडेमिक इरा होगा, मतलब आज से जो 2-3 साल बाद ये पूरी तरह से ख़त्म होगा या नहीं होगा, वो समय के हिसाब से पता चलेगा। उसके बाद सभी लोगों में एक आदत आ जाएगी कि सभी लोग तब भी मास्क पहन के घूमेंगे और बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखेंगे। 2019 या उससे पहले के जो वर्ष थे, वहाँ पर लोग अलग तरह से रहते थे, लेकिन इस कोविड-19 के बाद जो है ना, दुनिया का पूरा वर्ल्ड सिनेरियो चेंज हो जाएगा। लोग बहुत ही कम विश्व की यात्रा, वैश्विक यात्राएं बहुत कम करेंगे, सारा काम कोशिश करेंगे घर से किया जाए। तो इस तरह की जो है ना, पूरा सेटअप जो है विश्व में तैयार होने जा रहा है। अब इसी तरह का माहौल रहेगा आगे आने वाले वर्षों में। तो ये ज़रूर याद रखना कि आप, है ना, ये लाइफ स्टाइल को बहुत पूरी तरह से चेंज कर देगा। तो कोविड-19 जो है वायरस को विघटित, डिकम्पोज करने के लिए माइक्रोवेव स्टेरलाइज़र,
है ना। माइक्रोवेव स्टरलाइजर क्या होता है, जो है ना माइक्रोवेव तरंगे होते हैं ना 10⁻⁻⁶ मीटर रेंज की जो तरंगे होती है, गर्म तरंगे, उससे क्या होगा, स्टरलाइज कर दिया जाए। स्टरलाइज का मतलब जीवाणु को पूरी तरह से, विषाणु को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, तो वो स्टरलाइज होता है। तो 56 से 60 डिग्री सेल्सियस पर विभेदकारी गर्मी, मतलब डिफरेंशियल हीटिंग के माध्यम से क्या है, वायरस को विघटित या डिकम्पोज किया जा सकता है। और इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है वो बनाया DIAT, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान। तो DIAT ने माइक्रोवेव स्टरलाइज जो है वो बनाया है, जो टेम्परेचर के माध्यम से क्या है, वायरस को ख़त्म करेगा। और इसके जो चांसलर हैं, है ना, वो कौन है, राजनाथ सिंह है, इस डिपार्टमेंट के, इस बॉडी के। ठीक है, देखिए ये जो मैंने बात बोली है कोविड-19 की, ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये आपको एक्सेप्ट करना होगा, आज नहीं तो कल, और भविष्य जो है हमारा बहुत अलग तरह से चला जाएगा। तो ये बिल्कुल श्योर बात है एकदम, है ना। तो और हमको जिस प्रकार जो दुनिया को जाना है उसी अनुसार हमें अनुकरण भी करना होगा। तो देखिए अगला जो पॉइंट आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, नितिन गडकरी जी, है ना। तो परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के जो सचिव है, सेक्रेटरी, जो कि सबसे सीनियर मोस्ट IAS होते हैं, याद रखना। और यहाँ पर जो हेड बैठेंगे, है ना, एज ए एग्जीक्यूटिव, है ना, नितिन गडकरी जी के नीचे, तो वो कौन होंगे, ये सचिव होंगे। नितिन गडकरी जी बहुत अच्छा अपना काम कर रहे हैं अपने रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय में, और अब तक का भारत में सबसे ज़्यादा रोड्स डेवलप हो रहे हैं, 29 किलोमीटर पर डे, और ये और बढ़ता जा रहा है। तो प्रतिदिन 39 किलोमीटर, जबकि यही आंकड़ा पिछले सरकारों में 17 किलोमीटर पर डे था। तो इस तरह से क्या है, इस सरकार ने एक ये बात तो बहुत अच्छी की है कि रोड नेटवर्क को बहुत ज़्यादा सुदृढ़ या स्ट्रॉन्ग किया है। देखिए एक जो महिला हैं, उन्हें अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज, ये जो संस्था है अमेरिका की, उसने इन्हें मानद सदस्य यानी ऑनरेरी मेंबर के रूप में इन्हें शामिल किया है। तो उनका नाम क्या है, शोभना नरसिम्हन। ये बेंगलोर में रहती हैं और जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट में जो है ये प्रोफेसर हैं। और ये कंप्यूटेशनल, है ना, इनका जो मेन काम है वो नैनो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटेशन पे इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये बात आपको एक याद रखनी है, राइट। तो है ना, इस तरह के प्रश्न जो है कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये किससे संबंधित हैं, ये अवार्ड्स और मानद सदस्यता से संबंधित है। तो शोभना नरसिम्हन, आप ये शब्द जो है वो ज़रूर याद रखेंगे, शोभना नरसिम्हन, है ना। अब देखिए आगे चलते हैं। एक जो है हाल ही में जो है ओपन बजट सर्वेक्षण जो है, एक बॉडी है, एक संस्था है, इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप रिपोर्ट। इस संस्था के द्वारा, इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप रिपोर्ट के द्वारा जो है ओपन बजट सर्वेक्षण हुआ 2019 का, और उसमें बजट की पारदर्शिता और जवाबदेही रिपोर्ट, बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता मतलब क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी। तो यह एक जो है इंडेक्स निकाला गया, और इसमें भारत का जो रैंक है वो 53वां स्थान आया। और कुल कितने देशों पर किया गया था, 117 देशों पर। और न्यूजीलैंड में जो बजट पारित होता है, बजट बनता है, इट इज़ मोस्ट ट्रांसपेरेबल एंड अकाउंटेबल इन द वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि लोगों को सारा बात पता रहता है, बिल्कुल उनके सामने खुले चिट्ठे की तरह से बजट आता है। लेकिन भारत में कई तरह की चीज़ों पर डिप्लोमेटिक स्टैंड रख के, और उसके ऊपर है ना पूरी तरह से उसको ओपनली जो है ना जनता को नहीं बताया जाता। कई चीज़ें जो है ना वो गुमराह करने वाली ये लोग बताते हैं। तो भारत का रैंक इसीलिए पीछे है, 53rd रैंक है, कुल देश 117, और न्यूजीलैंड को इसमें प्रथम स्थान जो है प्राप्त हुआ। तो ये बात याद रखना, कौन सी संस्था ने निकाला, इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप रिपोर्ट ने ये निकाला है। और इस जो इंडेक्स का नाम क्या है, तो इस इंडेक्स का नाम है बजट पारदर्शिता और जवाबदेही रिपोर्ट, बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, है। तो ये बात आपको याद रखनी। अब देखिए जो है भारत को अमेरिका ने विश्व के जो 10 देश हैं, अन्य 10 देशों को भी शामिल किया है। तो बौद्धिक संपदा संरक्षण की प्राथमिकता, बौद्धिक संपदा संरक्षण क्या होता है,
जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंजर्वेशन के मामले में भारत को प्राइमरी लिस्ट में, है ना, अन्य 10 देशों के साथ में शामिल किया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके पेपर के लिए, है ना। आपको ये बात क्लियर होगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है उसके अंदर भारत को जो है प्राथमिकता सूची में, लिस्ट में रखा गया। तो ये कुछ बातें जो है ना, आप जब भी बातों को सुने तो बड़े ध्यान से उनको, है ना, चीज़ों को एकदम मनन करके लिंक करते हुए चलेंगे सारी बातों को। कौन से खिलाड़ी को फेड कप हार्ट अवार्ड, फेडरेशन कप हार्ट अवार्ड, ये फेड कप हार्ट अवार्ड जो है ना उसके लिए नामांकित किया है, और ऐसा नामांकन होने वाली है भारत की पहली महिला है, तो ये सानिया मिर्ज़ा। याद रखना, सानिया मिर्ज़ा भारत में से भी और पाकिस्तान दोनों से ये जो है नॉमिनेट होती है, याद रखना। तो इसलिए भारतीय, है ना, तो ये भारत की पहली महिला है जिन्हें फेड कप हार्ट अवार्ड जो है इससे सम्मानित, इनको नामित किया अभी लिस्ट में, है ना। अब देखिए एक ये आपको क्वेश्चन हिस्ट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको पता होगा साउथ अफ्रीका के अंदर रंग भेद नीति बहुत चला करती थी, एंटी अपार्थेड। एंटी अपार्थेड का मतलब क्या है कि वहाँ पर जो निग्रोस काले लोग हुआ करते थे उनके साथ में बहुत दमनकारी और विभेदकारी नीति उनके साथ अपनाई जाती थी। तो उसको संघर्ष किया था एक कार्यकर्ता है, बहुत जाने माने कार्यकर्ता, डेनिस गोल्डबर्ग। तो डेनिस गोल्डबर्ग का भी हाल ही में निधन हुआ है, और ये कहाँ के थे, दक्षिण अफ्रीका के थे। और एंटी अपार्थेड जो शब्द है ना, ये आपको इंग्लिश के लिए भी याद रखें। एंटी अपार्थेड की स्पेलिंग देख लीजिए, APARTHEID। ये क्वेश्चन है ना मिस स्पेल्ट में कई बार पूछा है, मतलब रंग भेद की नीति। तो सबसे पहले तो आपको रंग भेद की नीति जो है उसको ख़त्म करने के लिए नेल्सन मंडेला, जो कि है ना नोबेल पीस पुरस्कार विजेता भी हैं, और वो 27 साल तक जेल में रहे, है ना, रंग भेद नीति के दमनकारी जो अंग्रेजों ने वहाँ पे चला रखी थी। और फिर 1994 के अंदर फाइनली वो जो है साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हेड बनते हैं। तो इसलिए, है ना, नेल्सन मंडेला एक गांधीवादी नेता भी थे, आपको पता होगा वो गांधी जी की विचारधाराओं को ज़्यादा मानते थे। आपसे कभी पूछा जाए विश्व के ऐसा कौन सा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं, तो आप फिर आंसर क्या बताएंगे, दक्षिणी अफ्रीका। और इसकी प्रेटोरिया राजधानी है ना, वो प्रेटोरिया जो है वहाँ पर कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव है, जहाँ पर जो है ना नियम कानून जो है एग्जीक्यूट किए जाते हैं, व्यवस्था बनाई जाती है ना, व्यवस्था पे कार्यपालिका। ब्लोएमफेंटन जो है ये इनकी न्यायिक राजधानी है, ब्लोएमफेंटन। तो पहली राजधानी प्रेटोरिया, सेकंड ब्लोएमफेंटन, और तीसरी है कैपटाउन। और यहाँ पर लेजिस्लेटिव बॉडी है, इसका मतलब यहाँ पर संसद इनकी जो है ना यहाँ होगी, कैपटाउन विधेयक। तो ये 3 राजधानियां हैं यहाँ की, ऑलराइट, दिस 3। और करेंसी क्या है दक्षिण अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीकी रैंड, है ना। अब देखिए प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन चल रहे हैं, सिरिल रामाफोसा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि दक्षिणी अफ्रीका जो है ब्रिक्स देशों का में भी हिस्सा है। ब्रिक्स का जो एस है उसका मतलब साउथ अफ्रीका है। और प्रधानमंत्री यहाँ के कौन है, लुइस बोथा जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। देखिए ये मैं आपको सेक्शन बहुत अच्छे से करवाना चाहता हूं क्योंकि जीआई टैग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हाल ही में काले चावल जो हैं वो कौन से राज्य के जिन्हें जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेटर दिया गया, तो ये मणिपुर राज्य का है, ठीक है। तो इसके बारे में जो है मैं आपको कुछ एडिशनल बातें और बता देता हूँ कि जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स होते हैं वो किसी स्थान विशेष पर पाई जाने वाली विशेष प्रकार की कलाकृति या खाद्यान्न से रिलेटेड होता है, जो कि क्या है अन्य किसी और स्थान पर नहीं बनाया जाएगा, ऐसा प्रतिबंध लगाया जाता है। जैसे बीकाजी भुजिया केवल बीकानेर में ही है ना। कड़कनाथ मुर्गा जो है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है वो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में। तो उसके बाहर मैं चाहूँ कि मेरे शहर में या राजस्थान में मैं जो है कड़कनाथ मुर्गा का उत्पादन करूँ या उनको जो है ना उनका एक सिस्टम बनाऊं, तो ऐसा नहीं संभव है। तो यही जियोग्राफिकल इंडिकेटर होता है, ये बैन करता है किसी और जगह पर उसके उत्पादन के लिए। तो देखिए कुछ मणिपुर से रिलेटेड हम बात पढ़ लेते हैं और उसके बाद में हम लोग करेंगे जो है जियोग्राफिकल इंडिकेटर जो है जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स जो है उनके ऊपर बहुत सारी बातें करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात आ रही है राजधानी क्या है, मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल। मुख्यमंत्री कौन है, बीरेन सिंह, है ना। बीरेन सिंह बीजेपी के हैं और पिछले 4 टेन्योर से एक ही उसके मुख्यमंत्री चल रहे थे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना, मैं ही बताता हूँ। माणिक सरकार जो है ना, माणिक सरकार बहुत ही फेमस, मणिपुर के माणिक सरकार जो है वो जो है पिछले 4 टेन्योर से जीत रहे थे। इस बार जो है बीजेपी ने के जो है बीरेन सिंह जो है वो मुख्यमंत्री बने। यहाँ की गवर्नर जो है वो नजमा हेपतुल्ला हैं।
पिछले मंत्रालय में इन्हें जो है ना अल्पसंख्यक मंत्रालय दिया गया था, नजमा हेपतुल्ला। वर्तमान में शी इज गवर्नर। और लोकटक झील जो है ना वो मणिपुर राज्य में ही है, वर्ल्ड फेमस है। और ये जो है ना इसको विश्व का तैरता हुआ, एकमात्र विश्व का तैरता हुआ अभ्यारण्य भी कहते हैं, फ्लोटिंग है ना। यहाँ इस लोकटक झील पर ही कैबुल लामजाओ उद्यान है, इसे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ फ्लोटिंग जो है नेशनल पार्क भी कहते हैं। और जो लोकटक झील है ना उसमें जैसे मान लीजिए ये पूरी झील है, तो यहाँ पर इस तरह से गोल गोल बड़े बड़े जो है ना फुमडीज पाई जाती हैं। और इस फुमडीज पे जो है ना ये संगाई नाम का एक डियर है, हिरण है, जिसे डांसिंग डियर, नृत्य करने वाला हिरण भी कहते हैं। यह संगाई डियर भी क्या है, इन फुमड़ी के ऊपर नृत्य करता है। बहुत बड़े बड़े, जिस प्रकार कमल के पत्ते होते हैं ना बड़े, उससे कई मतलब है ना 20-30 गुना बड़े पत्ते जो हैं उसके ऊपर जो है ना ये हिरण आ जाता है और नाचता है, तो इसे संगाई डियर को ही नाचता हुआ हिरण भी कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। सब क्वेश्चन जो बोले हैं ना, फुमडी लोकटक झील में है, लोकटक झील मणिपुर में है, लोकटक झील पर तैरता हुआ अभ्यारण्य कैबुल लामजाओ है, फुमडीज यहीं पाए जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। और मणिपुर से कुल लोकसभा सीटें कितनी है? 2, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 1, और विधानसभा सीटें कितनी हैं? ओनली 60। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, है ना। और जो भी, और यदि आपको वाकई अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन दिया हुआ है, लाइक जरूर करेंगे, है ना। अब देखिए मैं कुछ जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ जो पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स में सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है वो है बिहार के कुछ जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं। जर्दालू आम, ये बिहार से। कतरनी चावल, ये भी बिहार का एक उत्पाद है। शाही लीची, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शाही लीची है ना, भागलपुर एरिया वगैरह में शाही लीची। और सिलाव खाजा, ये एक प्रकार की मिष्ठान है ना, वहाँ की मिठाई है। तो जर्दालू आम, कतरनी चावल, शाही लीची और सिलाव खाजा, ये सभी कहाँ से हैं जियोग्राफिकल इंडिकेटर? ये बिहार से हैं। ओडिशा में याद रखना कंधामाल हल्दी, कंधमाल हल्दी जो है बहुत फेमस है, इसके अंदर विशेष गुण हैं हल्दी वाले, है ना। और रसगुल्ला, ये ओडिशा का जीआई टैग इनको दिया गया है। मध्य प्रदेश का जो झाबुआ जिला है उसमें कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग दिया गया है। महाराष्ट्र की जो कोल्हापुरी चप्पलें हैं वो वर्ल्ड फेमस हैं। सांगली हल्दी, तो एक याद रखना, कंधामल कहाँ से है? कंधामल ओडिशा। सांगली हल्दी कहाँ से है? महाराष्ट्र। और अल्फांसो आम कहाँ से है? ये अल्फांसो आम पूरा यूरोप खाता है, याद रखना, अल्फांसो आम, है ना। इसको हम लोग सामान्य भाषा में अपने लोकल लैंग्वेज में लंगड़ा आम भी कहते हैं। तो अल्फांसो जो है ना वो वर्ल्ड फेमस आम है, ठीक है। तेलंगाना के अंदर आदिलबाद डोकरा, ये एक प्रकार की विशेष प्रकार की कलाकृति है जिसमें मूर्तियां बनाई जाती हैं, और है ना थोड़े से वो मूर्तियां बहुत छोटी और है ना उसकी मेटल की, धातु की बनी होती है। तो ये तेलंगाना जो राज्य है उसका आदिलाबाद डोकरा, याद रखना, ये तेलंगाना राज्य से जीआई टैग दिया है इसको। कर्नाटका की सिपरी है ना, सिरसी सुपारी और अरेबिका कॉफ़ी, याद रखना, कर्नाटका राज्य जो है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन भारत में कर्नाटका राज्य करता है। अरेबिका कॉफ़ी को यहाँ पर जो है ना ये दिया गया है। केरल का जो तिरूर पान का पत्ता है, वैसे पान के पत्ते नॉर्मली कलकत्ता में ज़्यादा है, लेकिन तिरूर पान का पत्ता है ना, मरयूर गुड़, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, मरयूर गुड़। और एक और जो कॉफ़ी है वायनाड, वायनाड वहाँ का जिला है, वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, तो वायनाड वहाँ का जिला है, तो याद रह जाएगा केरला में। अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटका में, सिसरी सुपारी कहाँ है? कर्नाटका में। तमिलनाडु के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए दंडायुथ स्वामी मंदिर का जो पालनी पंचामृत है ना, ये प्रसाद बहुत फेमस है। केला, गुड़, गाय का घी और शहद इनसे मिलाकर बनाया जाता है। देखिए इरोड हल्दी जो है वो तमिलनाडु की है, सांगली हल्दी महाराष्ट्र की है और कंधामल हल्दी ओडिशा की है। तो ये तीनों बात याद रखेंगे। डिंडीगुल ताले, ये तमिलनाडु के। थिरुभुवनम साड़ी भी कहाँ की है? तमिलनाडु। और कांदगी साड़ी, कांदगी और थिरुभुवनम, ये दोनों साड़ी कहाँ की है? तमिलनाडु की है। असम के अभी आपने सुने होंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था, बोकासोल चावल। ये बोकासोल चावल है ना, ये बहुत ही जल्दी पक जाते हैं, इवन इनको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, पानी नॉर्मल पानी में रख दोगे तो भी ये पक जाते हैं आराम से। तो है ना हमारे एनर्जी सेविंग हो जाएगी क्योंकि हमको ऊष्मा देनी नहीं पड़ेगी। तो लास्ट 2 पॉइंट और है। मिजोरम के जो है तालोहपुआन और पुनाचे, ये वस्त्र है वहाँ के, पुनाचे और तालोपुआन। और मीजोपुआन चेईशॉल, तो मीजो से आपको वैसे भी याद रह जाएगा। तो ये कुछ इंडिकेटर्स आपको याद रखने हैं, और ये इंडिकेटर किससे संबंधित हैं? जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स हैं, है ना। तो ये आपको मोस्टली जो है ना यहाँ पर आपका सारा कवर हो चुका है। तिरूर पान बता ही दिया केरल में, है ना। पुआन चेईशॉल मिजोरम में क्लियर है आपको।
पालनी स्वर्ण मंदिर का, ये तमिलनाडु में है। रसगुल्ला आपको पता ही उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इस पे विवाद हुआ था। कोल्हापुरी चप्पल जो है महाराष्ट्र कर्नाटका। मयूर गुड़ हमने बता ही दिया है ना, मयूर गुड़। और कंधामल हल्दी उड़ीसा में है। कांगड़ा पेंटिंग्स, देखो कांगड़ा और कुल्लू कहाँ पर पड़ते हैं, हिमाचल प्रदेश में, तो वैसे भी आपको याद रह जाएगा, है ना। इसके बाद में है जोहा धान या चावल, या फिर जो है बोकासोल चावल, ये भी कहाँ है, असम में। नागपुरी संतरा बहुत फेमस है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा संतरे पैदा होते हैं नागपुर में। तिरुपति का लड्डू, तो तिरुपति मंदिर कहाँ है, हनुमान जी का, तो ये आंध्र प्रदेश में। काला जीरा हिमाचल प्रदेश का फेमस है ना। कांगड़ा कांगड़ा प्रिंट भी, और रोबस्टा हमने पढ़ ही लिया। सिसरी सुपारी, इरोद, और चिकमंगलूर एक जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है कॉफ़ी उत्पादन होती है, तो ये कर्नाटका में स्थित है, राइट। तो इस तरह से आपके ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स हमने अच्छे से देख लिए। अब आ रही है कुछ लास्ट ही क्वेश्चंस बचे हैं कि 1 मई को स्थापना दिवस के तौर पे मनाया जाता है महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का, क्योंकि 1 मई 1960 को जो है ना इन राज्यों को भाषाई आधार पर अलग कर दिया गया था, और जो है इस तरह से एक बड़े मुंबई प्रांत को जो है ना महाराष्ट्र और गुजरात 2 भागों में बांट दिया गया था। तो हाल ही में जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला जो कार्यक्रम है वो रामायण बना, जो 16 अप्रैल 2020 के दिन जो है इसे एक ही दिन में 7.7 करोड़ लोगों ने देखा है। ये अपने आप में इतना एक समय में देखने वाला एकमात्र प्रोग्राम है, और इसको अब तक जो है ना पिछले सेशन में 65 करोड़ लोगों ने, कुल 65 करोड़ लोगों ने देखा था, इसलिए इसका नाम जो है ना लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल है। तो ये बात एक आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, रामायण जो है ना। और एक और बात बताता हूँ कि रामायण जो है ना अब तक यदि किसी ने डीडी दूरदर्शन पर नहीं देखी है तो आप जो है ना एक ही तरह के आदर्शवादी जो धारावाहिक है उसको देख सकते हो। स्टार प्लस पे भी इसकी शुरुआत होने वाली है, तो आप जरूर देखना, स्टार प्लस पर ये वापस आने वाला है। निक्केई एक संस्थान है, और निक्केई संस्था जापान का है, ये एक प्राइवेट कंपनी है। तो निक्केई जो है ना वो एशियाई पुरस्कार देता है, निक्केई एशियाई पुरस्कार। ये भारत के किस वैज्ञानिक को, प्रोफेसर को मिला, प्रोफेसर टी प्रदीप को। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं, है ना। तो कुछ लास्ट पॉइंट बचे हैं, उनको हम चर्चा कर लेते हैं। जो किसान सभा ऐप है वो CSIR, सेंट्रल साइंटिफिक, है ना, इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है ना, इंडस्ट्रियल रिसर्च जो ये सेंटर है जो कि दिल्ली में इसका मुख्यालय है, तो इसने किसान सभा ऐप निकाला है। ये याद रखना, जो नेट एग्ज़ाम होता है PhD के लिए, जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट होते हैं जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, तो उनका जो नेट करवाता है वो करवाता है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और जितने भी जो टेक्निकल सब्जेक्ट जैसे BTech में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो ये जो बॉडी करवाती है वो CSIR है। तो ये जो है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, नेट, PhD के लिए, है ना, JRF के लिए ये काम करती है, राइट। तो देखिए, किसानों की आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन उनका आराम से किया जा सके, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी मिल सके, तो उसके मैनेजमेंट की जो प्रणाली है उसके लिए किसान सभा है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसानों को कई तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है अपने सामान या माल को बेचने के लिए। अभी आपने एक बहुत नाम सुना होगा, दीपक अग्रवाल ने क्या करा, जो है सनराइज़र हैदराबाद के, है ना, बांग्लादेश के खिलाड़ी को फ़ोन करके कुछ अंदर की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन ली, और इसलिए जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उनको ऊपर 2 वर्ष का बैन लगा दिया और 6 महीने के लिए सस्पेंड भी कर दिया। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुझे आप मुख्यालय, हेडक्वार्टर बताइए कहाँ पर है, और वर्तमान में उसके भारतीय अध्यक्ष चल रहे हैं, अभी इंडिया के हेड चल रहे हैं ICC के, तो आप मुझे उनका नाम बताइए कि कौन हेड चल रहे हैं अभी। जीवन अमृत योजना, जीवन अमृत योजना कौन सी सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, और इसका उद्देश्य क्या है, जीवन में अमृत आ जाए, मतलब कोविड-19 के प्रति जो है ना लोगों में इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा तंत्र जो है ना, प्रतिरक्षा तंत्र स्ट्रांग हो जाए। तो आज का जो लास्ट पॉइंट है वो ये है, आपने बहुत नाम सुना होगा एक ट्रिब्यूनल का, कावेरी डिस्प्यूट रिड्रेसल ट्रिब्यूनल है, एक जल प्रबंधन, है ना। तो ये जो कावेरी है इसमें दक्षिण भारत की से गंगा कहते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में जिस प्रकार गंगा नदी है उसमें बहुत ज़्यादा पानी है, उसी प्रकार कावेरी में भी बहुत ज़्यादा पानी है। तो यह जो है जल मंत्रालय के अंडर में आता है ना। तो ये किसके अंडर में आता है, कावेरी। तो इसको क्या बोला है, पहले तो इसका डेडिकेटेड ट्रिब्यूनल, है ना, इसका विशेष जो है ना ट्रिब्यूनल निकाला गया था।
देखिए ट्रिब्यूनल क्या होते हैं, जैसे आपने सुना होगा एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो इसको क्या है, हमारे सुप्रीम कोर्ट से अलग से एक बॉडी बना दी जाती है और उनका निपटारा वही संस्था करेगी और उसका एक जज बना दिया जाता है और वो इसको हैंडओवर करेगा, है ना, पूर्णतः स्वायत्त काम करेगा, यही ट्रिब्यूनल्स होते हैं। जैसे आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कोई भी नई या बड़ी कंपनी को भारत में स्थापित करना है तो एनजीटी का क्लियरेंस, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का क्लियरेंस जरूर चाहिए। तो ये बात समझ में आ गई। तो अब जो है कावेरी जो जल प्रबंधन प्राधिकरण है उसको किसके अंडर में ला दिया है, जल मंत्रालय, क्योंकि इसका कोई बहुत सालों से निपटारा हो ही नहीं रहा, सुलटारा ही नहीं हो रहा है। तो यह विवाद जो है अंग्रेजों के समय का विवाद है और इसमें क्या है, तमिलनाडु, केरल राज्य, कर्नाटका और पुदुचेरी, इनके बीच में जो पानी जो है उसका विवाद है कि हमको पानी कम मिल रहा है, तो यही कावेरी जल प्रबंधन से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि जो जल मंत्रालय है वो हाल ही में बनाया गया है और जल मंत्रालय के जो मंत्री हैं वर्तमान में वो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। याद रखना, जल मंत्रालय के मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। और महाराष्ट्र जो है पहला राज्य है भारत का जिसने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना लाई है। तो महाराष्ट्र बिकेम द फर्स्ट स्टेट विच डिक्लेयर्ड द हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फ्रीली, तो इट बिकेम फर्स्ट स्टेट। तो आपको वाकई में अच्छा लग रहा है तो जरूर आप जो है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपके फ्रेंड्स में शेयर करें, है ना, सिंसियर स्टूडेंट्स में। और एक लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, मनरेगा में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सो बेस्ट विशेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।